तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय का प्रश्न पत्र। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। आज दोस्तों हम कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का पूरा प्रश्न पत्र देखेंगे और ये देखेंगे कि आपके अर्थशास्त्र विषय में से कौन कौन से प्रश्न दोस्तों जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपका वार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का कैसा होगा, क्या सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि दोस्तों आपकी परीक्षाओं में पूछी जाएगी। तो 1 बाय 1 करके दोस्तों सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होता है आपका प्रश्न पत्र। तो आपको दोस्तों मैंने हिंदी विषय में भी जो प्रश्न बताए थे वो भी वैसे के वैसे ही आपको देखने को मिले हैं, क्योंकि अभी अभी मेरे स्टूडेंट जो परीक्षा दे के आए उनके प्रश्न पत्र को मैंने देखा है तो बिल्कुल पूरा का पूरा ऐसा कैसा ही उसमें मिल रहा है जो कि मैंने शाम को आपको बताए थे मोस्ट टाइम पे। तो इसलिए दोस्तों आप सभी के भविष्य का मुझे ख्याल है, मैं ये नहीं चाहूँगा कि दोस्तों आपका भविष्य बर्बाद हो। तो इसलिए मैं जो कुछ भी बताता हूँ दोस्तों मैं अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर आप सभी को बताता हूँ, जिसमें से दोस्तों 100% प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बिल्कुल बैठते हैं। आपने दोस्तों इस बात का अंदाज़ा हिंदी विषय से ही लगा लिया होगा। तो चलिए अब आगे भी आप मेरे वीडियो पर्याप्त मात्रा में पूरे जरूर देखते रहे दोस्तों। बिल्कुल मैं जो भी वीडियो डालता हूँ उसमें से 100% चीज़ें पूछी जाती है। तो यहाँ से हम देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प दोस्तों कितने पूछे जाएंगे, सही विकल्पों की संख्या 6 होने वाली है। तो पूरा एक एक करके हम इसका उत्तर देख लेते हैं। पहला वाला दिया गया है दोस्तों, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो दोस्तों ये किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो दोस्तों ये कहा था प्रोफेसर एडम स्मिथ ने। इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो दोस्तों उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है, भूमि पूंजी श्रम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्पादन को जो सक्रिय साधन है ना वो श्रम है, आपको इसके ऊपर चिन्ह लगा लेना है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसके ऊपर चिन्ह लगा लेना है। और आगे आप देख सकते हो दोस्तों अगला अगर दिया गया है चौथे नंबर का, बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता कौन से बाजार में होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तथा बी में, ए तथा बी दोनों में। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये लिख लेना है। तो वैसे तो पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में होते हैं, आप तो ये लगाइएगा, ये गलत दे रखा उनने। तो आप इसी प्रकार से दोस्तों ए वाला लगा लीजिएगा, बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता पूर्ण प्रतियोगिता में पाए जाते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों एक तो आगे अगर देखा जाए दोस्तों तो ये अगला आप देख सकते हो, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है 5वें नंबर के प्रश्न में लिखा है आय तथा रोजगार का निर्धारण होता है। तो दोस्तों आय तथा रोजगार का निर्धारण दोस्तों इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। तो अगला दिया गया है दोस्तों सार्वजनिक बजट की अवधि होती है। तो सार्वजनिक बजट की जो अवधि होती है दोस्तों 1 वर्ष की होती है, आपको ये लगा लेना है। तो चलिए अब दोस्तों इसके अलावा आगे देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपसे ये पूछा जाना है, पहला रिक्त स्थान पूर्ति दिया गया है उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किसने किया ये अपन को बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोसेन ने। क्या आ जाएगा इसमें आपको गोसेन बहुत ही अच्छे से भर देना है। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया गया है दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति लोच होती है। तो दोस्तों जो दूध जैसी वस्तु होती है उसकी पूर्ति की लोच कैसी होती है। तो दोस्तों उसकी पूर्ति की लोच होती है शून्य, आपको इसमें शून्य लिख लेना है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। जिस कीमत पर मांग एवं पूर्ति बराबर होते हैं उसे कीमत कहते हैं। तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, जिस कीमत में मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है। तो तीसरे का उत्तर अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें आ जाएगा अपना सामान्य कीमत। इसमें आपको क्या लिख लेना है, सामान्य कीमत। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें आपको सामान्य कीमत लिख लेना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर दोस्तों आगे देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्मों के समूह को कहते हैं। तो दोस्तों फर्मों के समूह को क्या कहते हैं, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों फर्मों के समूह को कहते हैं उद्योग। इसमें आपको क्या भर लेना है, उद्योग। फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है काल में मांग की शक्ति प्रभावशाली होती है। तो दोस्तों किस काल में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पकाल में। तो इसमें आपको लिख लेना है अल्पकाल। अल्पकाल में मांग की प्रभावशाली शक्ति होती है, तो इसमें आपको अल्पकाल लिख देना है। अगला देखते हैं आय एवं रोजगार अर्थशास्त्र की शाखा है। तो दोस्तों आय और रोजगार किस अर्थशास्त्र की शाखा है, तो दोस्तों ये जो है समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा है। इसमें आपको लिख लेना है समष्टि, आय एवं रोजगार समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा है। अगला देखते हैं कीन्स ने रोजगार संतुलन का विचार प्रस्तुत किया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, कीन्स ने रोजगार संतुलन का विचार प्रस्तुत किया। ये कैसे प्रस्तुत किया ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों न्यून, तो इसमें आपको न्यून लिख लेना है। तो दोस्तों अभी तक हमने रिक्त स्थान पूर्ति तक का देख लिया है। आगे हम देखते हैं सही जोड़ी मिलान की आपको दोस्तों सही जोड़ी मिलान किस प्रकार से कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सही जोड़ी मिलान किस प्रकार से किया जाएगा। तो
आगे आप यहाँ से देख सकते हो सही जोड़ी मिलान किस प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो दोस्तों इसकी जो जोड़ी होगी ऐप वाले से आपको इसकी जोड़ी मिला लेना है। सम सीमांत उपयोगिता नियम की जोड़ी दोस्तों इससे मिल जाएगी। अगला हम देखते हैं रोजगार पूर्ति। तो दोस्तों इसकी लोचदार पूर्ति इसकी जोड़ी दोस्तों ए वाले से मिला लेनी है आपको। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा की जोड़ी है दोस्तों आपको बी से मिला लेनी है। इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिला लेनी है। CSO की स्थापना, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है दोस्तों, CSO की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। अगला देखते हैं रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये जोड़ी मिलान कर लेना है। तो वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों इस पेपर में मैं आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ इनको जरूर आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अर्थशास्त्र कई बच्चों के लिए काफ़ी कठिन सब्जेक्ट समझा जाता है। तो इसलिए दोस्तों आप कम से कम अर्थशास्त्र में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको अर्थशास्त्र में भी काफ़ी कम समय मिला है पढ़ने के लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको दिया गया है। आप आसानी से दोस्तों इसमें से सत्य असत्य छांट सकते हो, ढूंढ सकते हो। तो चलिए इसके सत्य असत्य भी देख लेते हैं कि दोस्तों इसमें से कौन सा सत्य है और कौन सा आपका असत्य है। तो पहला दिया गया है दोस्तों, वस्तु की मांग की लोच एवं वस्तु पर होने वाले व्यय में घनिष्ठ संबंध होता है। तो दोस्तों ये पूरी तरह से आपका सत्य है, आपको इसके ऊपर सत्य का चिन्ह लगा लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। तो अगला दिया गया है दोस्तों, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की पूर्ति बेलोचदार होती है। तो दोस्तों ये भी आपका पूरी तरह से सत्य हो जाएगा, आपको इसके ऊपर भी सत्य का चिन्ह लगा लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने सत्य असत्य आगे बढ़ते हैं और अगला सत्य असत्य देख लेते हैं। तो अगला दिया गया दोस्तों, उपहार के रूप में प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है या नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो है ना, उपहार के रूप में जो प्राप्त आय होती है दोस्तों उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अगला देखते हैं, मंदी के समय आदि का बजट बनाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये पूरी तरह से दोस्तों आपका सत्य है, क्योंकि अधिकतर मंदी के समय में दोस्तों आदित्य का बजट ही बनाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपका नहीं, ये आपका पूरी तरह से सत्य है। अगला देखते हैं। तो अगला आप यहाँ पर देख सकते हो, रेल बजट रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी आपका सत्य है दोस्तों, क्योंकि रेल बजट जो होता है ना उसको रेल मंत्री ही प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से ये हो चुका है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति आदि समस्याओं का समाधान दिया गया है। तो आपको देखना है इसका उत्तर। तो समष्टि अर्थशास्त्र में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये भी आपका पूरी तरह से दोस्तों सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी तक हमने सत्य असत्य तक का देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर जो है दोस्तों एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। दोस्तों एक शब्द या एक वाक्य में जो उत्तर पूछे जाएंगे वो 7 पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आपसे 7 उत्तर इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो पहला वाला आप देख सकते हो, दिया गया है हस्तांतरण आय किस लागत को कहा जाता है? हस्तांतरण आय किस लागत को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसर लागत। इसका आपको क्या लिख लेना है? अवसर लागत। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इसका आंसर अवसर लागत लिख लेना है। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। अगला दिया गया है दोस्तों, बाजार मूल्य किसके चारों ओर घूमता है? तो दोस्तों बाजार मूल्य किसके चारों ओर घूमता है ये आपको बताना है। तो बाजार मूल्य जो होता है ना दोस्तों, सामान्य मूल्य के चारों ओर घूमता है। कि तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य मूल्य। तो बाजार मूल्य दोस्तों सामान्य मूल्य के चारों ओर घूमता है। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, असामान्य लाभ या हानि किस प्रतियोगिता में होती है? आपको दोस्तों ये बताना है कि असामान्य लाभ या हानि कौन सी प्रतियोगिता में होती है? तो दोस्तों ये होती है अपूर्ण प्रतियोगिता में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्ण प्रतियोगिता। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है, अपूर्ण प्रतियोगिता में ये इस तरह की होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये लिख लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला दिया गया है दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र का आधार कौन कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों आपको ये बताना है कि समष्टि अर्थशास्त्र का आधार कौन कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों योग करने की क्रिया जो है समष्टि अर्थशास्त्र का आधार है। आप इसको अच्छे से लिख लोगे, योग करने की क्रिया, योग करने की क्रिया। तो आप इसको लिख लोगे, योग करने की क्रिया समष्टि अर्थशास्त्र का आधार है। तो आपको ये लिख लेना है। अगला देखते हैं। तो दिया गया है दोस्तों, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों आपको लिख देना है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो आपको इसका आंसर लिख देना, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इसका आंसर लिख लेना है। अगला देखते हैं। तो अगला यहाँ पर दिया गया है, प्रोफेसर कीन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत का नाम बताइए। तो दोस्तों प्रोफेसर कीन्स ने कौन सा ब्याज का सिद्धांत दिया था? तो प्रोफेसर कीन्स ने दोस्तों तरलता पसंदगी सिद्धांत दिया था। कौन सा? तरलता पसंदगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरलता पसंदगी। ये इसको ता बना लेना, तरलता पसंदगी।
तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये लिख लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन के आंसर भी देख लेते हैं। अगला दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो दोस्तों भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, आपको इसमें लिख लेना है मिश्रित। तो इस प्रकार से इसमें आपको लिख लेना मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछी जाएगी व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपसे ये पूछी जाएगी। बिल्कुल जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करेंगे। बिल्कुल दोस्तों आपकी अर्थशास्त्र विषय में पूरा का पूरा यही पेपर छपने वाला है दोस्तों। नहीं मानो आप तो पेपर देने के बाद में कमेंट करके आप बताइएगा दोस्तों, आप पूरा इसको देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप आगे भी यहाँ पर देख सकते हो, पूर्ति के नियम को समझाइए, पूर्ति में वृद्धि से क्या अभिप्राय है दोस्तों। पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके पेपर में इसी प्रकार के पूरे क्वेश्चन आने वाले। जल्दी से जल्दी आप इसका सॉल्यूशन बना लेना दोस्तों। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं जल्द से जल्द आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बना के प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लेने हैं। और इसके अलावा आगे आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं, तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन के आंसर भी लिख लेंगे। जैसे कि उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं, पूंजीगत वस्तुओं से क्या अभिप्राय है, मुद्रा तथा स्टॉक में प्रभाव में बताइए। तो इस प्रकार से दोस्तों इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको लिख लेने हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो सरकारी बजट से क्या आशय है, ये कितने प्रकार के होते हैं, भारत में भुगतान संतुलन को सुधारने के 2 उपाय आपको बताने हैं, उत्पादन संभावना वक्र की 3 मान्यताएं आपको बतानी है। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे से जरूर लिख लेंगे। और इसी के अलावा दोस्तों आगे कुछ क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, आप सभी लोग इस कुछ क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से लिख लेंगे। और इसी में आगे आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि अत्यधिक मांग को ठीक करने के उपाय आपको बताने हैं, और मित व्ययिता के विरोधाभास को लिखना है, सार्वजनिक आय के गैर कर साधन आय लिखना है, मांग के आवश्यक तत्व आपको बताने हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप आगे भी कुछ क्वेश्चंस और देख सकते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप यहाँ पर लिख सकते हो दोस्तों। जैसे कि पूर्ति के नियम के अपवाद, दोस्तों इसकी जगह अगर आप करना चाहो तो मांग के नियम के अपवाद जरूर आप अच्छे से याद कर लीजिए। बिल्कुल दोस्तों मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में बिल्कुल बैठने वाला है, तो आप उनको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आप आगे देखते हैं, तो आगे आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय पूंजी में अंतर आपको बताना है। और दोस्तों उसी के अथवा में ये प्रश्न दिया गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। और उसी के नीचे दोस्तों आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप पूरा इसको देख सकते हो। वस्तु विनिमय प्रणाली की घटनाओं को बताइएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 5 कार्यों को संक्षेप में समझाइए। तो इस प्रकार का दोस्तों पूरा प्रश्न पत्र आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा आप इसको देख सकते हो दोस्तों। इसी के साथ में मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार।